College Bajpur and SS College Samajapur. It gives me immense pleasure in introducing our speaker, Dr. Nisha Raghav, Associate Professor at Murli Manohar Town College, Balia. Dr. Raghav has wide experience in the field of research and publication. Dr. Nisha Raghav has more than 20 years of teaching experience and has published more than 30 research papers and one book in various reputed journals and publications. Dr. Raghav has been associated with National Children's Science Congress in Balia as academic coordinator from year 2003 to 2008. Ma'am has given major contribution towards sparrow conservation. Currently, Dr. Raghav is associated with Jan Nayak Chandrasekhar University as convener in Women's Cell as Dean Faculty of Ayurveda. Now I request Dr. Nisha Raghav to deliver the lecture on ethical issues in synthetic biology. Ma'am, please, over to you, ma'am. Thank you, Dr. Nirupama. Thank you so much for giving my introduction. Welcome, So it is very nice to be connected with you all and our students. I think UG students are connected in this. So we are going to discuss today. May I share my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it visible to all? Yes, ma'am. Visible. ओके तो हम लोग अपने बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं बट इट इज नॉट न्यू नाउ क्योंकि सिंस 1980s वी आर इन द न्यू एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सो we will deal with the ethical issues in synthetic biology. Synthetic biology is a part of biotechnology we are discussing over here. So come to first of all, we must know about what is synthetic biology क्योंकि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग सब कुछ टर्म से अवेयर हो रहे हैं. तो हमें इस फील्ड के लिए भी थोड़ी सी अवेयरनेस जरूरी है कि सिंथेटिक बायोलॉजी है क्या. इसको हम सिंथेटिक जीनोमिक्स भी कह सकते हैं. तो ये और क्लियर करता है टर्म को कि वी आर टेकिंग सम जेनेटिकली इंजीनियर्ड सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिजम्स. इट मे बी कॉल्ड एज सिन बायो or constructive biology because we are synthesizing in the lab or constructing in the lab the biological organism. So it is constructive biology and it may be called as systems biology because we are using the biological system as a whole and designing it. So if we define synthetic biology, अगर हम इसको define करें तो the design and construction of new biological parts, devices and systems that do not exist in natural world. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? What we are doing? We are designing definitely in the lab. So then constructing what new biological parts or devices or systems. तो ये हमारे बेनिफिट के लिए है दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल वर्ल्ड. ये नेचुरल वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है. तो इसका मतलब जो नेचुरल वर्ल्ड में प्रेजेंट है हम उसी से मॉडिफाई करके उसको यूज करके कुछ सिंथेटिक सिस्टम, सिंथेटिक बायोलॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं. इसीलिए हम इसको सिंथेटिक बायोलॉजी भी कहते हैं. एडवांसेस इन नैनो स्केल टेक्नोलॉजीज, मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट लेवल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू एडवांसेस इन दिस सिंथेटिक बायोलॉजी. डेफिनेटली जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट होता चला जा रहा है हम लोग उसका उपयोग ह्यूमन बेनिफिट के लिए कर रहे हैं. केवल ह्यूमन बेनिफिट नहीं है, हमें अब नए सिस्टम में ये भी देखना है कि हम अपने नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें जो हार्म नेचर में हुआ है. अगर हम रिव्यू करें तो इट हैज बीन स्टार्टेड इन 1980. मतलब ये टर्मिनोलॉजिकली कि हम इसको न्यू एज डेवलपमेंट कहें तो बाद या मैम आपकी स्लाइड आगे चेंज नहीं हुई है. ओके तो मैं उसको स्लाइड मोड में ना करके नॉर्मल मोड में ले लेती हूँ. ओके तो मैं फिर यहाँ से शुरू करूँ टर्मिनोलॉजिकली. आई थिंक नाउ इट इज विजिबल. मैम अभी शेयर नहीं हुआ आपका. ओके आई थिंक इसको एग्जिट करके दोबारा ही शेयर. हाँ जी श्योर. मुझे लगता है कहीं वो इशू आ जाता है कभी कभी नेटवर्क में. नाउ यस मैम. नाउ इज इट विजिबल? यस मैम विजिबल.
ओके तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजिकली ले रहे थे, फिर मैं डिफाइन करते हुए कि हम इसको सिंथेटिक जीनोम, सिंबायो, कंस्ट्रक्टिव बायोलॉजी और सिस्टम बायोलॉजी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन वाइज लिया, क्योंकि ये सिंथेटिक बायोलॉजी क्यों है, क्योंकि हम लेबोरेटरी में सिंथेटिकली डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इट इज नॉट प्योर सिंथेटिक, बिकॉज वी हैव टू यूज द बायोलॉजिकल सिस्टम टू मेक द डिवाइसेस और synthetic systems. Okay, if we review this, it has been started, basically it is very old age processes. We are using microorganisms, हम लोग use करते रहे अपने benefit के लिए, जो naturally present है ना। अगर हम ages back चाहे तो बेबीलोनियन से शुरू करें और till date हम लोग अपने जो नेचर में प्रेजेंट माइक्रोब्स है उनका यूज करते रहे, चाहे दही जमाना हो या हमें ब्रेड प्रिपरेशन करना हो, तो वो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी आर यूजिंग फॉर अवर बेनिफिट। अब क्या है कि अब हम उन्हीं को इंजीनियर करके जेनेटिकली यूज करें। तो बारबरा हॉबॉन हैज यूज्ड दिस टर्म सिंथेटिक बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1980 to describe bacteria that had been genetically engineered using recombinant DNA technology. तो recombinant DNA technology is a part of genetic engineering, यानी हम recombinant DNA बनाएं, तो वहां तो नेचुरली हम सिस्टम से लेकर के बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इनको बायोलॉजी लैब में या हम अपने इंजीनियरिंग लैब में इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। हाउ वी आर डूइंग सो, क्योंकि नाउ वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So these bacteria are living systems. So the term taken as biological that have been altered by human intervention. अब हमने इसमें इंटरवेन करके और एक सिंथेटिक फॉर्मेशन किया। तो जब ह्यूमन नेचुरल सिस्टम में इंटरवीन करके और लेबोरेटरी में काम करने लगे, तो इसको हम कह सकते हैं सिंथेटिकली। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी को मिला करके तैयार की गई सिंथेटिक बायोलॉजी। तो इट इज वेरी मच सिनोनिम टू बायो इंजीनियरिंग। हम इसको कह सकते हैं कि ये उसी का एक पर्यायवाची शब्द है, यानी बायो इंजीनियरिंग। बट वी आर प्रिपेयरिंग बाय इंटरवेनिंग द नेचुरल लिविंग सिस्टम. It is an emerging field of biology that aims at designing and building novel biological systems. तो अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम्स बना रहे हैं, उनको डिजाइन कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। अब वो हमें नेचुरली हमें अपने बेनिफिट के लिए ही देखना है। तो इसका मेन गोल या मेन एम क्या हुआ, is to able to design biological system in the same way as engineers design electronical और mechanical devices. जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं आजकल, तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो दिस इज टर्मिनोलॉजिकली सिंथेटिक बायोलॉजी वेयर वी आर यूटिलाइजिंग द नेचुरल सिस्टम। हम अब जो नया बना रहे हैं वो नेचर से ही लेकर के उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वो नेचुरली इतना मॉडिफाई नहीं हो सकता। और अगर नेचुरल वे में ये प्रोसेस चलती रहे तो इट टेक्स टाइम टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स, है ना। जो प्रॉब्लम्स आ जाएं, डिजीजेस हो जाए या हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन करना हो तो समय लगता है। जैसे अगर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या है, हम लोग खेतों में अपना क्रॉपिंग सिस्टम करते हैं और वहां पर हम नेचुरली ब्रीडिंग होने देते हैं और वो धीरे 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 हम लोग वेराइटीज को डेवलप करते हैं। प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, उनमें स्पेसिफिकली नेचर सिस्टम को इन्वॉल्व करते हुए आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करा देते हैं। तो वो आर्टिफिशियली ब्रीडिंग का मतलब इंटरवीन करके कुछ पार्ट्स मेल और फीमेल के सेपरेट करके और आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करा के कर सकते हैं, लेकिन वो भी नेचर में ही हो रहा है। तो हम आर्टिफिशियली लैब में नहीं कर रहे, तो वो समय लगता है उस काम को होने में। लेकिन जब हम इस फील्ड का यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो हम थोड़े समय में बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बरसों लगती हैं, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, इट टेक्स मोर देन 5 years फॉर डेवलपिंग द सिस्टम, बट यहाँ हम लोग विद इन मंथ्स कुछ काम कर सकते हैं। तो ये एक सिंथेटिक फील्ड जो है, इसका मेन एम ये हुआ कि जैसे इंजीनियर्स डेवलप करें वैसे हम लोग भी इसको डेवलप करें। तो ये एक जेस्चर जो सिंपली शो करता है कि कहाँ शुरू किया जाए और इसका क्या वैल्यू एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें जो मेजर फील्ड्स इन्वॉल्व है वो है बायोलॉजी, डेफिनेटली वी हैव टू टेक नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम, देन वी आर डूइंग इंजीनियरिंग, सो इंजीनियरिंग ब्रांचेस देयर, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट करेंट फील्ड दैट इज इंफॉर्मेटिक्स। तो व्हाट इज इंफॉर्मेटिक्स, और वी कैन से बायो इन्फॉर्मेटिक्स हियर।
तो इन्फॉर्मेटिक्स में हम इंजीनियरिंग पार्ट भी लेते हैं और बायोलॉजिकल पार्ट भी लेते हैं, जिसमें हमें कंप्लीट उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का जीनोमिक्स पता होना चाहिए, उनके जीन्स के बारे में, कहाँ वो जीन्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में, तो कहाँ है डीएनए पर है तो वो हमें डीएनए की पूरी जानकारी। तो वी आर नाउ कमिंग टू दिस, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हो गया, इसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो गई, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, इसमें बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। इन सब का यूज करते हुए वी आर टेकिंग द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग हियर, मीन्स वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर यूजिंग सिलिकॉन चिप्स एंड मेनी मोर थिंग्स टू कंस्ट्रक्ट दिस सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। These are just like natural, कहते हैं। हम आगे चलेंगे एथिकल वैल्यूज पे तो पढ़ेंगे व्हाट इज दैट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हाई वैल्यू एप्लीकेशंस है फॉर थेरेपीज। तो हम लोग हमेशा ह्यूमन को लेके चलते हैं क्योंकि ह्यूमन ही सुपर इंटेलिजेंट है, सब कुछ बोल सकता है, कह सकता है, समझ सकता है। तो जब भी बात होती है तो ह्यूमन बेनिफिट की होती है। जितने भी अर्थ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, आप लोग बायोडाइवर्सिटी भी स्टडी कर रहे हैं, तो उनका भी यूज ह्यूमन बीइंग अपने बेनिफिट के लिए करता है। तो यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, थेरेपेटिक्स की ब्रांच में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हाई वैल्यू एप्लीकेशंस है। नॉर्मल एप्लीकेशंस तो डे टू डे एप्लीकेशंस कहलाती हैं। सेकंड है कि हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकें, यानी हम इन सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए अपने बेनिफिट के प्रोडक्ट्स को क्विकली, इजीली और इन शॉर्ट ड्यूरेशन प्रिपेयर कर सकें। इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले सकें जो हम लोग एज फूड यूज करते हैं। देन एनिमल डेवलपमेंट साइंस भी हो सकती है, एक्वाकल्चर, फिशरीज भी हो सकता है, या अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ वाटर हो सकते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या उनकी अच्छी ब्रीड डेवलप कर सकते हैं। देन प्रोटीन प्रोडक्शन एक मेजर इशू है इस समय। क्यों? क्योंकि प्रोटीन पूरी बॉडीज को, ऑल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बिल्डअप मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है। तो हम लोग हाई वैल्यू प्रोटीन्स का डेवलपमेंट करें। Or as we all now discussing that it is a new area of biological research. So synthetic biology combines science and engineering. Science means specifically all sciences and especially biological sciences. Synthetic biology encompasses a variety of different approaches, methodologies and disciplines. Many branches, as discussed in the earlier slide, that we must know about the DNA synthesis. We must be aware of DNA-based biocircuits. Then we should aware what is minimal genome. Means minimal genome, the genome of the benefit, यानी वो portion जिसमें हमारी required और important characteristics genes हों, जिसका यूज करके हम beneficial products का formation कर सकें. Protocell means the initial cell like coecervates which has the capability of dividing or multiplying. Then we are utilizing chemical synthetic biology, means the biochemical or biochemistry portion of that. So this is a simple gesture taken from current opinion in biotechnology. What we are doing, we are utilizing the biological organism called extant, and from that essential genes are separated, means which have the required quality of that particular organism or for our benefit. So we are chemically synthesizing that in our lab. Non-essential part or the undesired genes are discarded or utilized naturally in the streamlined. So what we are doing, we are taking this essential genes, implanting in the biological organism, means here we are doing engineering part, and then minimize that quality, means benefit genes are taken and using in the further production of different substances or synthesis of different substances. So this is basically, ये क्या है, ये बता रहा है कि हम लोग कहाँ से शुरू करें और कहाँ पहुंचे। तो एक एग्जांपल लेते हुए, जैसे थेरेपेटिक फंक्शंस हमने लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर इनिशियली हमें फर्स्ट स्टेप होता है इसका सेंसिंग। सेंसिंग का मतलब डिटेक्ट करना, जानना कि कहाँ पर लैकुना है, कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। देन लॉजिक प्रोसेसिंग, अब हम जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें जो चीज हमने सेपरेट की उसको हम नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम में यानी जेनेटिक सर्किट में ले जाएं, तो हम लॉजिकल प्रोसेसिंग करें। एंड देन
we go for application. तो ये 3 इसके important step हैं synthetic biology के. तो यहाँ पर हम लोग external regulatory signals use कर सकते हैं, cellular disease biomarkers हैं, then system disease biomarkers हैं. So we have to identify or sense the actual area. Then we go for genetic engineering. We are using the natural biological organism, taking specific genes from the normal genetic circuit and utilizing after bioengineering for our benefit. So regulated functions are the application part of that. Now this natural biological organism has total mechanical power or a full machinery to do all functions. As for example, we are taking microbes like E. coli, Escherichia coli. उसके पास पूरी पावर है कि वो जो भी आप इनकॉर्पोरेट करें उसको किस तरह से मैनेज करें. तो द मैनेजमेंट पार्ट, functional part inside the natural organism is there. तो यहाँ पर altered gene expression आएगा through protein synthesis. Ribosome is visible over here. Then changes in the protein activity. Then metabolic activity goes for metabolic activities and the production. Secretion part is the production of that important substance what we are utilizing for our purpose. तो यहाँ पर ये एक simple view आपको मैंने बहुत simplify करके समझाया. It is not so simple, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको अगर हम bits में समझे तो हमें समझ में आता है कि क्या basic synthetic biology कहती है. तो ये different components हैं synthetic biology के, जैसे genetic manipulation हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जेनेटिक सिलेक्शन कैरीड आउट फॉर मिलेनिया. तो ये मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक्स है कि हम लोग जो जेनेटिक सिलेक्शन करें तो जो अच्छी ब्रीड है, अच्छे करेक्टर्स हैं उनका सिलेक्शन करें. तो ये प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस से भी है. मेंडेलियन सिलेक्शन जिसे आप कहते हैं, आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं मेंडल्स लॉज. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर करंट बायोटेक्नोलॉजिकल सिस्टम दैट इज फॉर्मिंग द आरडीएनए. तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं. Now come further, because now synthetic biology आज डे टू डे हमारे सिस्टम का पार्ट बन चुका है, लेकिन हमने 1980s की बात की. Now further moving towards the 21st century. तो 2000 में एरिक कूल ने दोबारा से इस टर्म को रिवाइज किया, क्योंकि लोग अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि क्या आर्टिफिशियली बनाया जाए. क्यों? क्योंकि नेचर ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम क्यों इसको आर्टिफिशियली, क्यों हम इसको सिंथेसाइज करें, क्यों हम इंजीनियरिंग करें. लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. 20 years और 2 decades 20 साल ऐसे ही निकल गए. कुछ डेवलपमेंट चलता रहा और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड जो है वो रेस करता रहा, अपने डेवलपमेंट की तरफ चल रहा था. तो इस समय ये सिंथेटिक बायोलॉजी टर्म एरिक कूल ने दोबारा से रीजनरेट किया और कहा कि नहीं, वी कैन डू सो. और इसको अमेरिकन केमिकल सोसाइटी सैन फ्रांसिस्को में एनुअल मीटिंग हुई बायोटेक्नोलॉजिस्ट की, वहां इसको फिर प्रोड्यूस किया कि वी हैव टू मेक और इंजीनियर the biological organisms for this purpose. Then this term was used to describe synthesis of unnatural organics. यानी अब हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली जो प्रेजेंट है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. तो हम इसको अब नेचुरल ना कह के कहीं अननेचुरल, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग इन द लेबोरेटरी. तो ये टर्म जो है वो स्पेसिफिकली रेफर करती है कि एफर्ट्स टू डिजाइन व्हाट, एफर्ट्स टू डिजाइन लाइफ. यानी यहाँ पर इसको फिर रिवाइज किया गया कि हम लोग अब एक जीवन बना रहे हैं, तो हमें इसको इस तरह से लेना चाहिए कि हम लोग एफर्ट्स करें इसके लिए आगे कि हम एक नया जीवन बना सकें. तो ये नया जीवन सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब क्या, हम एक नया ह्यूमन बीइंग भी बना सकते हैं. तो ये उसकी तरफ प्रोड्यूस कर रहा था. तो इसको यहाँ पर एनुअल मीटिंग में प्रोड्यूस किया गया कि हम इसको फिर रिवाइव करें, और मतलब रिवाइव करके इसकी परमिशन हमको मिल जाए कि हम ऐसा कर सकें. तो दिस यूज ऑफ टर्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ बायोमिमेटिक केमिस्ट्री, है ना. तो ये बायोमिमिक करे केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी हम नेचुरल ऑर्गेनिजम्स की तरह से केमिकली ऑर्गेनिजम्स को बनाएं, इन विच ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज यूज्ड टू क्रिएट आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यानी अब हम आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स बनाने की तरफ हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल और अननेचुरल ऑर्गेनिक्स कह रहे हैं. दैट रिकैपिचुलेट द बिहेवियर ऑफ पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, यानी वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की जैसे उनके ऑर्गन्स, जैसे उनके सिस्टम्स वर्क करती है, जैसा उनका बिहेवियर है, उसको रिकैपिचुलेट करें. यानी बिल्कुल
नेचुरल की तरह से वर्क करें। और टिपिकली पूरी बायोलॉजिकल सिस्टम किस पे बेस्ड है? एंजाइम्स पे बेस्ड है। यानी जो टोटल मेटाबॉलिज्म है, टोटल फिजियोलॉजी है, वो किस पे बेस्ड है? एंजाइम सिस्टम पे बेस्ड है। दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। नाउ कम टू आउटकम्स। तो अकॉर्डिंग टू ड्यू एंड डी फ्रॉम MIT, इट्स बायोलॉजी फ्रॉम लैपटॉप्स। यानी अब क्या हुआ? अब नेचुरल सिस्टम, जो नेचुरल फील्ड्स में हमारी प्लांट सिस्टम ग्रो कर रहे हैं, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स हैं, तो वो उनको अब हम क्या लैपटॉप में ले आए? तो बायोलॉजी फ्रॉम लैपटॉप। क्या लैपटॉप या कंप्यूटराइज यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करें? तो उन्होंने कहा कि अब न्यू एज के इंजीनियर्स क्या करेंगे? बायोलॉजिकल इंजीनियर्स ऑफ फ्यूचर विल स्टार्ट देयर लैपटॉप्स। अपने लैपटॉप से ही शुरू करेंगे, नॉट इन द लेबोरेटरी। अब लैब क्या है? लैब ही लैपटॉप में है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करें। तो ये कैसे हेल्प करते हैं? हाउ कंप्यूटर्स हेल्प्स इन डिजाइनिंग द लाइफ। तो मैं बहुत एक सिंपल मैंने आपके लिए लिया है एग्जांपल कि हम कंप्यूटर से, हम सबके दिमाग में आ रहा होगा कैसे कंप्यूटर से जनरेट करें, लेकिन न्यू एज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स अ लॉट। अब कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं? ये जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत भी नॉलेज ली होगी, अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में, कि इसमें स्टोरिंग और प्रोसेसिंग कैसे होता है। इसमें ये दोनों, स्टोरिंग मींस मेमोरी में कैसे स्टोर होता है और ये प्रोसेसिंग कैसे करता है, दिस डिपेंड्स अपॉन बाइनरी स्ट्रिंग्स। तो ये बाइनरी का मतलब टू कोड सिस्टम और बाइनरी स्ट्रिंग्स है। तो इसमें दो नंबर, दो न्यूमरल्स होते हैं, 0 and 1। जो भी हम टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, भले ही हम इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज यूज करें, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 0 and 1। तो दैट 0 and 1 कन्वर्टेड इनटू बिट्स, मेमोरी बिट्स में होती है सेव। तो इसका मतलब ये 0 और 1 पे बेस्ड है पूरा सिस्टम कंप्यूटर का। तो ये इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। अब आप बायोलॉजिकल सिस्टम में आइए, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हमारा कंप्यूटर क्या है? हमारा जीनोम है। तो हमारा जीनोमिक वर्क कैसे होता है? कैसे डीएनए ऑपरेट करता है हमारी बॉडी में? डीएनए ऑपरेट करता है 4 बेसिस से, 4 बेस पेयर्स होते हैं जो डीएनए के फॉर्मेशन में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हेल्प करती हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में 4 बेसिस, इवन आरएनए हैव 4 बेसिस। तो हम लोग डीएनए जीनोमिक की बात कर रहे हैं, विच टेक्स आवर करेक्टर्स और इनहेरिट आवर करेक्टर्स फ्रॉम वन टू अदर जनरेशन। ये कोड सीक्वेंस, अब वहां 2 था बाइनरी, यहाँ 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। दे आर कोडेड एज ACTG, राइट? एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड ग्वानिन। तो इन्हीं पे ये बेस्ड है पूरा सिस्टम। तो एक तरह से ये बाइनरी सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। द बेसिस आर स्पेस्ड एवरी 0.35 nm along the DNA molecules। तो ये इस तरह से स्पेस्ड है, लगे हुए हैं, गिविंग DNA a data density over 1.5 billion gigabytes। तो अब हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? स्क्वायर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो इतनी गीगाबाइट्स मेमोरी इसमें है, रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है बहुत सारी प्रोसेसेस को। सो मेनी थाउजेंड ऑफ टाइम्स डेंसर देन द टिपिकल हार्ड ड्राइव। जो हमारे कंप्यूटर्स में हार्ड ड्राइव है, जो हमारी रोम रखती है, वो मेमोरी से कई हजार गुना ज्यादा हमारे जीनोमिक सीक्वेंसेस में होता है। इस पार्ट को यूटिलाइज करते हुए हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। नाउ गो फर्दर, क्योंकि मैंने बहुत छोटे में लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। तो हम इसका एप्लीकेशन जनरली अपने यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स में कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। पहला फील्ड लेते हैं एनवायरमेंटल एप्लीकेशन, जिसमें आता है फर्स्ट फील्ड बायोरेमेडिएशन। Now, what we are doing as a human being, we are generating, we are polluting the environment of Earth. We are using many chemicals which are non-degradable. So, what we have to do? Natural biological organisms are not degrading them. Now we have to produce some synthetic biological organisms which have the capability to degrade them. अब हमें बायो रेमेडी करनी है, बायोलॉजिकल रेमेडी करनी है। अगर हमारे पौधों में कोई डिजीज लगती है तो हम क्या करते हैं?
केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अगर हमें पैदावार बढ़ानी होती है तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर चीज ऐसी यूज कर रहे हैं जो कि है तो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। अगर हम इसकी जगह नेचुरली यूज करें तो हम कह देंगे बायो रेमेडिएशन। तो हम इन प्रॉब्लम्स का इलाज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से नेचुरली भी करते हैं और बहुत सारे नेचुरल सिस्टम डेवलप किए गए, लेकिन वो भी वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि दे यूज्ड टू बिकम मॉडिफाइड, है ना। तो उनमें अपनी क्षमता है और वो धीरे धीरे उनकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो रिड्यूस होती जाती हैं और फिर वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम होती है फिर बढ़ने लगती है। तो अब हम क्या करें? अब हम सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज करते हुए उनको डिग्रेडेशन तक ले जाएं या हम उनको रिमूवल करें या उनकी रेमेडी करें, इलाज करें, तो इसको हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। अब नाउ दिस इज थ्रू सिंथेटिक बायोलॉजी। सो दिस इज अनदर पोटेंशियल एरिया ऑफ दिस ब्रांच। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इवन प्लांट्स कुड बी इंजीनियर्ड टू डिग्रेड पेस्टिसाइड्स एंड रिमूव पॉल्यूटेंट्स। तो ये एक सिस्टम शो किया गया कि अगर हम सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज करते हैं तो हम एफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं जो कि इस रेमेडी के लिए हेल्पफुल हों। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? वी हैव टू टेक जेनेटिक सर्किट, होल सेल यूज एज ए बायोसेंसर बताएगी कि हाँ ये वर्क फंक्शन हो रहा है। देन वी डू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग करेंगे कि कहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है कि वो जीन्स को मॉडिफाई करके ये फंक्शन हो सकता है। देन वी प्रिपेयर माइक्रोबियल कंसोर्शियम, हम ग्रुपिंग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्लोनिंग करेंगे आरएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। देन मेटाबॉलिक रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। देन वी गो फॉर सिंथेटिक बायोरेमेडिएशन स्ट्रैटेजी। अब इनको हम जो जीन्स हमने इनकॉर्पोरेट की हैं, अब इन फंक्शनल जीन्स को बायोरेमेडी के लिए यूज करेंगे। इसके लिए हमें होस्ट सेल चाहिए, तो हम पोटेंट बैक्टीरिया में ये जीन्स फंक्शनल करेंगे और इसको नेचर में यूज करेंगे। नेचर में एक्स सीटू, इन सीटू दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं और नेचुरली भी करते हैं, लेकिन अब हम सिंथेटिक बायोलॉजी के थ्रू भी सेम काम कर रहे हैं। तो अब हम एफिशिएंट कर रहे हैं, यानी बायोरेमेडिएशन का रेट बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, मोर देन डबल कर देंगे। तो हम नेचुरल बायोरेमेडिएशन और कन्वेंशनल मेथड्स को साथ साथ लेके चले तो वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ बायोरेमेडिएशन। So this is one field of application, that is environmental application. Another environmental application field is use of biosensors. The area of biosensors has potential environmental benefits, although biosensors have a broad range of uses. बहुत सारे uses हैं biosensors की। हम लोग medical field में भी use करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाइंग फील्ड में भी यूज करते हैं, हम लोग नेचर में भी यूज करते हैं और हम लोग फिजियोलॉजिकल पार्ट में भी यूज कर सकते हैं, मेटाबॉलिक पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके वाइड एरियाज हैं। यहाँ मैं एग्जांपल एनवायरनमेंट के लिए लेकर के चल रही हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए कि जैसे आर्सेनिक एक हैजार्डस मेटल है और डेफिनेटली इट्स अ टॉक्सिक केमिकल, और इसके आइडेंटिफिकेशन और रेमेडिएशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन पार्ट इज यूजिंग थ्रू सिंथेटिक बायोसेंसर्स एंड रेमेडियल पार्ट इज थ्रू बायोरेमेडिएशन। तो जो हमने अभी अर्लियर डिस्कस किया, तो इसको सिंपली जेस्चर किया गया है कि हम अगर डीएनए बेस्ड बायोसेंसर्स यानी सिंथेटिक बायोसेंसर्स यूज करें तो इट easily identify the arsenic in those areas where it is as hazardous chemical. तो हम लोग इसको डीएनए बेस्ड बायोसेंसर कहते हैं। बहुत सारे बायोसेंसर्स नेचर में यूज हो रहे हैं जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर अवर बेनिफिट, फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉर सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग, फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग, पैथोजन डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी, दिस अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देन टॉक्सिन डिटेक्शन, toxins in the food material or nature, then water monitoring, then disease detection, again a medical part of this engineering. Now come to the another field of application, that is medical application. There are applications of synthetic biology which could monitor and respond to condition of human body. अब चूंकि medical field है तो हम लोग ह्यूमंस के लिए ज्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन अदर एनिमल्स के लिए जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, कैटल्स हैं, उनके लिए भी हम इनको यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एज रेगुलेटरी सर्किट्स। तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी का पार्ट है कि हमने रेगुलेटरी सर्किट्स डिजाइन किए, और किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में? टू ट्रिगर इंसुलिन प्रोडक्शन इन द नेचुरल सिस्टम। हम बाहर से दवाई न लें, हम ऐसा सर्किट प्रिपेयर करें कि जहां ये प्रॉब्लम है,
आपको पता है इंसुलिन कहाँ होती है प्रोड्यूस? पैंक्रियाज में, जो कि नेचुरल सिस्टम है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पर इंसुलिन का प्रोडक्शन नेचुरल होता है, लेकिन डायबिटीज क्यों हो जाती है? क्योंकि इंसुलिन सबसाइड कर जाती है या प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होती, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। अब हम ऐसा रेगुलेटरी सर्किट बनाएं कि हम टारगेट करके वही ये रेगुलेटरी सर्किट बॉडी में पहुंचाएं जहां पर इंसुलिन बनना है। तो वो हम नेचुरल सिस्टम में सिंथेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके करें प्रोड्यूस। तो ये मेडिकल एप्लीकेशन है इसका। देन अगेन बैक्टीरिया और वायरसेस कुड बी प्रोग्राम टू आइडेंटिफाइड मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स। दिस इज अनदर एग्जांपल, क्योंकि मैलिग्नेंट का मतलब कैंसरस सेल्स तो जो है, तो कैंसरस सेल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें और प्रोग्राम कर सकें। तो हम ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस में प्रोग्रामिंग कर दें कि वो इनको आइडेंटिफाई करके और वही थेरेपी को डिलीवर कर सके जहां वो कैंसर सेल्स हैं। अभी क्या होता है, हम लोग कैंसर के लिए केमिकल्स ड्रग यूज करते हैं जो पूरी बॉडी में जाती है, तो वो कैंसर सेल्स जहां तो इन कैंसर सेल्स को किल करती ही है या रोकती है ग्रोथ से, बल्कि हमारे बॉडी के अदर नॉर्मल पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। जैसे हम ये ड्रग्स लेते हैं या हम लोग अगर रेडिएशंस यूज करते हैं किल करने के लिए, तो बाल झड़ते हैं, तो एक कॉमन प्रोसेस है। या जहां पर हमने ये दिया वहां पर सेल्स की ग्रोथ रुक गई, वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे इन मेडिसिन की वजह से। अब अगर हम नेचुरल सिस्टम में प्रोग्रामिंग कर दें और वहां पहुंचा दें, इसको ड्रग डिलीवरी कर दें, तो वहां जाकर के उसी पर्टिकुलर प्लेस पे आइडेंटिफिकेशन करेंगी और वही थेरेपी मिलेगी। नेक्स्ट, वायरसेस हैव आल्सो बीन इंजीनियर्ड टू इंटरैक्ट विद HIV इंफेक्टेड सेल्स। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके मेडिकल एप्लीकेशन के लिए है और बहुत जगह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। स्टिल it is under development, this part of medical science, which could prevent development of AIDS. तो हम लोग ये HIV infected cells को आइडेंटिफाई करके हम उन मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड वायरसेस को एड्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन सिंथेटिक बायोलॉजी क्रिएट्स न्यू ड्रग डेवलपमेंट, जो हो ही रहा है, हम लोग यूज भी कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैक्सीन्स। और अब हम लोगों ने जो पैंडेमिक टाइम हुआ उसमें जो भी वैक्सीन्स ली हैं उनको हमने लिया तो उन वायरसेस से ही है, उन्हीं के पार्ट से है, लेकिन अब इसको हम क्या कह रहे हैं, दीज आर सिंथेटिक वैक्सीन्स। और नेचुरली वैक्सीन्स जो पहले प्रिपेयर की जाती थी उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करके नेचुरल सिस्टम में की जाती थी, वहां कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता था, नेचर ही उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता था। लेकिन यहाँ पर अब हम इसको लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारी लैब्स ने ये वैक्सीन्स बनाई जो हम लोगों ने यूज की कोविड के लिए। वी नो दैट कोवैक्सीन को यूज किया हमने और अदर वैक्सीन्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन द होल वर्ल्ड। तो ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हुए कि हम लोग सिंथेटिक सर्किट यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी जो थेरेपीज में या मेडिकल साइंस में यूज कर रहे हैं। We are using this synthetic circuit or modified circuit incorporated in the natural vector. Vector का मतलब natural vehicle, कोई भी जो कि वर्क कर सके, vehicle का मतलब जो इसको कैरी कर सके और क्लोन कर सके या इसको प्रिपेयर कर सके डिवीजन के साथ। तो हम लोग इसको वेक्टर यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें कि हम इकोलाई ज्यादा यूज करते हैं, हम फेजेस यूज कर सकते हैं। अब ये वेक्टर को हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे विद दैट सिंथेटिक सर्किट, यानी जो हमने आइडेंटिफाई की है कि ये डिजीज, ये प्रॉब्लम है, वहां के लिए हमने सिंथेटिक सर्किट प्रिपेयर किया, नेचुरल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में इसको इनकॉर्पोरेट किया और अब हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ माल फंक्शन है या कहाँ वो डिजीज है उसके लिए हमने इसको यूज किया। तो हमने इसको ड्रग डिलीवरी के थ्रू वहां पहुंचाया। केवल ये सिस्टम में वर्क कर रहा है, यहाँ नहीं, जहां डिजीज है वहां वर्क कर रहा है। मैं अभी आपको एग्जांपल से भी दूंगी। और अब ये जो डिजीज स्टेट थी ये हेल्दी स्टेट में कन्वर्ट हो गई बाय नेटवर्क रीवायरिंग रिस्टोर्स नॉर्मल फंक्शन। तो जहां मेल फंक्शन था, इस सिंथेटिक सर्किट ने सीधे टारगेट करके वहां वर्क किया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हमारे जो कोलॉन एरिया है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर ई कोलाई नेचुरली एग्जिस्ट करता है और वो ई कोलाई पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है, इवन विटामिन B12 जनरेट करता है। अब वहां मेल फंक्शन हो गया तो बहुत सारी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जैसे कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया दैट इज ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट और दैट पर्टिकुलर एरिया, और क्यों हो रहा है
then we have prepared the synthetic circuit. अभी हम क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं या कुछ चीजें लेते हैं, तो वो केवल वही नहीं इफेक्ट करती, वो पूरी बॉडी में इफेक्ट करती हैं. दे मे इफेक्ट ऑन किडनीज, दे में इफेक्ट ऑन लिवर. तो इसका मतलब हम अब इस सिस्टम को बचाने के लिए टारगेट कर रहे हैं. तो हमने जो सिंथेटिक सर्किट बनाया वो हमने नेचुरल इकोलाई में इंसर्ट कर दिया. हम इकोलाई को ही वेक्टर यूज करेंगे. तो नाउ इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई. अब हमने इसको वहां टारगेट करके इंट्रोड्यूस कर दिया बॉडी में जो डिजीज स्टेट में थी. और कहाँ किया, कहाँ पहुंची वो, उस एरिया में जहां प्रॉब्लम है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में. अब वहां जाके इसने मैल फंक्शन को कंट्रोल किया. नेटिव जो वहां का बैक्टीरिया था इकोलाई नेचुरल, उसके साथ इसने ग्रो करना शुरू किया, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, उसके साथ ये इंटरमिंगल करके ग्रो कर सकता है. अब ये उस सिस्टम को ठीक कर रहा है और नेचुरल कंडीशन को रिस्टोर कर रहा है. Now coming forward to another application, fourth application, that is industrial application. Industrial में बहुत सारी applications हैं. मैं एक example से आपको समझाऊंगी. हम लोग dairy products बना सकते हैं, हम लोग organic substances बना सकते हैं. अभी जो current problem है वो है fuels की. तो fuel का मतलब we are using non-renewable sources of energy fuel. जैसे हम लोग fossil fuel, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल फॉर्म में निकाल करके डिस्टिलेशन से, केरोसिन यूज कर रहे हैं, या हम लोग नेचुरल गैसेस उनसे निकाल रहे हैं. अब वो प्रॉब्लम यहाँ जनरेट हुई. तो नाउ वी हैव अनदर area of identification to generate the biofuels. अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते जाएंगे तो वो खत्म होते जाएंगे. नाउ वी नीड रिन्यूएबल सोर्सेज. रिन्यूएबल सोर्सेज नेचुरली भी बहुत सारे सब्सटेंसेस से बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे पौधे, प्लांट्स भी इनको जनरेट करते हैं. तो हम उनका यूज करके लैब में बनाते हैं. बट यहाँ पर अब हम जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोफ्यूल जनरेट करें. Now, one of the most widely area which we are discussing here. Now, there are many ways of engineering microorganisms to produce carbon neutral sources of energy. Why carbon neutral? क्योंकि अगर ज्यादा कार्बन कंटेनिंग है और हम उसको बर्न करते हैं, फ्यूल को यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है, स्मोक जनरेट करता है जो हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है. तो हम कार्बन न्यूट्रल जनरेशन करें ताकि कम से कम पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो, मिनिमल पॉल्यूटेंट रिलीज इन द नेचर. तो इसमें एग्जांपल हम लोग बैक्टीरिया का, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा यूज किए जाते हैं. कुड बी इंजीनियर टू सिंथेसाइज हाइड्रोजन और इथेनॉल बाय डिग्रेडिंग सेल्यूलोज. तो हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड और सिंथेटिक बायोलॉजी के थ्रू इसको प्रिपेयर करें. तो ये जो टेक्निकल बैरियर्स आते हैं हमारे साथ की जो पॉल्यूशन क्रिएशन एक मेजर प्रॉब्लम है, उसको हम ओवरकम कर सकें. नाउ कम टू ethical part. So before going to ethics, we have to see the risk of this synthetic biology. There are two factors which make the risk governance of the synthetic biology potentially or problematic. So potentially problematic है तो हम इसको कैसे समझें और कैसे रिमूव करें. The first is that synthetic biology like genetic engineering involves production of living organisms. हम लोग living organism जेनेटिकली इंजीनियर बना रहे हैं जिनको हम जानते हैं कि उनके पास सेल्फ प्रोपेगेटिंग प्रॉपर्टी है ना. वो अपनी जनसंख्या, अपनी संख्या को बढ़ा सकती हैं, वेरी क्विकली बढ़ा सकती हैं. तो हम अब क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर कर रहे हैं. तो रिस्क है. तो जो हम इंजीनियर्ड माइक्रोब्स को नेचर में लाएं तो वो सेल्फ रेप्लिकेट तो कर ही रहे हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इन्वॉल्व होकर के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या कुछ मॉडिफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है. तो दैट इज द रिस्क, मेजर रिस्क फॉर सिंथेटिक बायोलॉजी. द सेकेंड इज दैट विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट and routinization of many biotechnological procedures, the tools for doing synthetic biology is readily accessible. यानी जो चीज हम कर रहे हैं उसको पब्लिश करा रहे हैं. तो पहले क्या होता था, जो काम किया लैब में वो पब्लिकेशन होता था तो जर्नल्स में होता था, और वो जर्नल्स जो फिजिकली जहां तक पहुंच पाते थे वहां तक ही ये जाती थी चीजें. अब क्या है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
इंटरनेट की फैसिलिटीज से हम लोग घर बैठ करके आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम हर चीज असेस कर सकते हैं। हम नेट पे जाकर के अपनी जो कंटेंट है कोर्स का उसको ढूंढते हैं डाल करके, तो बहुत कुछ मिल जाता है। हमें बुक्स अवेलेबल हो गई हैं, हमें पेपर्स अवेलेबल हो गए हैं। अब क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स, उनके प्रोटोकॉल्स कैसे वो किए जा रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए रेडिली हमारे घर पे एक्सेसिबल हो गए। और अगर किसी का खुराफाती माइंड है तो वो क्या करेगा, इसको गलत तरीके से यूज कर लेगा। जैसे बायोलॉजिकल आर्म्स बना सकते हैं हम इस कैपेबिलिटी को लेकर के। तो ये बहुत बड़ी मेजर रिस्क है इस सिंथेटिक बायोलॉजी के। हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करें और उसको कहीं गलत यूज करें। तो सबसे पहला जो रिस्क हम लेके चल रहे हैं वो एनवायरमेंटल रिस्क है, जिसमें आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बायोसेफ्टी। तो हमारी सेफ्टी क्या है, बायोलॉजिकल सेफ्टी क्या है ना। इसमें पहला रिस्क हम लोग स्टडी करें तो एक्सीडेंटल रिलीज हो सकता है। जो हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लैब में प्रिपेयर किया, तो उसका एक्सीडेंटल रिलीज होने का रिस्क, हु नोज कि वो कैसे रिलीज हो जाए, हमारे हाथ के थ्रू, हमारे कपड़ों के थ्रू लैब से बाहर आ जाए, या हम जानबूझ करके उसको कर दें, तो वो एनवायरनमेंट में आकर के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑन एनवायरनमेंट कॉज कर सकता है। सेकंड है जो कि हम लोग बायो रेमेडिएशन में कर रहे हैं। हमने कहा कि हम रेमेडी कर सकते हैं, हम सॉइल की कर सकते हैं, एयर की कर सकते हैं, वाटर की कर सकते हैं। हम आर्सेनिक रिमूवल के लिए सॉइल में क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, है ना, जो हमने सिंथेटिकली प्रिपेयर किया है ऑर्गेनिज्म, ताकि वो आर्सेनिक को वहां से रिड्यूस कर सके या लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। लेकिन वो वहां से तो एक बार आ गया बाहर, हमें नहीं पता कि वो किस दूसरी माइक्रोब स्पीशीज के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो वो जेनेटिक एक्सचेंज कर सकता है जेनेटिक मटेरियल का। तो हमारा जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड सर्किट है वो कहीं और चला जाएगा, हमें नहीं मालूम, हम उसको नेचुरली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हमने एक बार फील्ड में डाल दिया तो वो स्पीसीज बाउंड्रीज को नहीं मानेगा। तो ये एक बड़ा रिस्क है कि हम यूज तो अच्छे पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो रिलीज हो गया नेचर में। देन क्रिएशन ऑफ अनप्रेडिक्टेबल माइक्रोब्स, जब हम लैब में क्रिएट करते हैं तो भी बहुत सारा बड़ा रिस्क रहता है कि जो हम कल्चर मीडिया में माइक्रोब्स को कल्चर कर रहे हैं, वहां यूजफुल माइक्रोब्स के साथ साथ हार्मफुल माइक्रोब्स भी डेवलप हो जाएं, जिनका कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर हमने उनको रिलीज कर दिया बाहर, तो वो उनसे जो नए माइक्रोब्स बनेंगे उनका भी हमें नहीं पता कि वो क्या बनेंगे। तो हम एडवांस में इसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, हम कोई भविष्यवाणी उतनी स्पेसिफिकली नहीं कर सकते कि हम करेंगे। भाई जो कोविड रिलीज हुआ, आप समझ रहे हैं कि वो कहाँ से रिलीज हुआ, बहुत चीजें बातें आई हम लोग के सामने, कहा कि चाइना की लैब से आया। तो वो जो हमें नहीं पता था कि वो अच्छे पर्पस के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, बट दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। उनको नहीं पता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम पूरे संसार में आ जाएगी। वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वहां नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे, हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने मेजर कंसर्न पे, मेजर टॉपिक पे कि एथिक्स क्या है। हम लोग ले रहे हैं कि जो एथिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम समझें और जानें। तो एथिक्स क्या होता है, ये होते हैं मोरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं एक पर्सन के बिहेवियर को, या वो कैसे एक्ट करता है समाज में, है ना। तो हम कहते हैं ये एथिक्स हैं। यानी हम जो अपने परिवार से संस्कार, अच्छे संस्कार लेकर के आते हैं, तो कहते हैं कि ये इसकी मोरल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, इसने अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश की संस्कृति से बहुत कुछ लिया है। तो ये क्या है, ये एथिक्स हैं जो कि कुछ कोड से गवर्न होते हैं। वो क्या कोड्स हैं, वो 5 कोड्स हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना राष्ट्रीयता की, इंटीग्रिटी की, तो ये कोड्स हमारे एथिक्स में भी फॉलो होते हैं। तो पहला कोड है इंटीग्रिटी, दूसरा कोड है ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो हम काम करें उसका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए और उसका आगे यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। देन थर्ड इसका कोड है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी हम जो भी बना रहे हैं वो प्रोफेशनली प्रॉपरली यूटिलाइज हो। फोर्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जो हम सिंथेटिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियली और नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग नेचुरल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, वो ओपन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, यानी हर एक के लिए एक्सेसिबल ना हो जाए। और जो भी चीज हम प्रिपेयर करें वो प्रोफेशनल बिहेवियर भी शो करे, यानी मोरली स्ट्रांग हो। सो
दिस इज द जेस्चर ऑफ योर एथिकल इश्यूज इन सिंथेटिक बायोलॉजी. तो ये बहुत अपने आप में क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है. आई टेक images that for your benefit. So what the human being or the scientist is specifically saying, look, I have got the technology, you have got the power, so this is natural power, or you may say God or the nature. Can we do a deal करें? अब तो मैं भी तुम्हारी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सकता हूँ. मेरे पास टेक्नोलॉजी है, माइंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मैंने प्रिपेयर की है. सो दिस इज द मेजर एथिकल इशू इन सिंथेटिक बायोलॉजी. Now, a bit for your notes. What are ethical issues? The first is synthetic biology creating life is morally wrong. देखिए, हम लोग बचपन से जिस संस्कृति में है ना, हम लोग पूरे वर्ल्ड में होगा ये, लेकिन हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में बात करें या हम इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो हम भगवान को सर्वोपरि रखते हैं. भगवान या नेचर जिसे आप कहते हैं, या सुपर नेचुरल पावर. तो जो भी है, यानी हम लोग अगर हिंदू की बात करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मा. तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, तो वही लाइफ को बना सकता है. तो क्रिएटिंग लाइफ इज मोरली रॉन्ग. अगर हम आर्टिफिशियली सिंथेटिकली कर रहे हैं तो मोरली रॉन्ग है, यानी ये एथिकल इशू है. बट ठीक है, बेनिफिट के लिए बना रहे हैं और हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करें, लेकिन जो संभव नहीं होता है, बिकॉज एवरी टाइप ऑफ पर्संस और ह्यूमन बीइंग्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. सो वी हैव biodiversity in humans also for genetics. Should we care about religious views? This is the second ethical issue for creating life. क्या हम अपने धर्म यानी धार्मिक आस्थाओं को देख रहे हैं? तो ये क्या हम केयर कर रहे हैं उनकी? What makes something natural or artificial? जो natural है, क्या artificial को उससे compare किया जा सकता है? या artificial equally naturally work करेगा? Thus something being unnatural means that it is morally wrong. यानी हम को ही कहता है कि आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इट इज मोरली रॉन्ग. और दिस इज मेजर एथिकल इशू. शुड डिटरमाइनिंग द मोरल राइटनेस और रॉन्गनेस, जो हम कर रहे हैं क्या वो सही या गलत है, क्या हम इसको डिटरमाइन करके कर रहे हैं? समथिंग लाइक सिंथेटिक बायोलॉजी टेक इनटू अकाउंट आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेस, क्या वो हमारी भावनाओं को मान करके चल रहा है? तो ये एक मेजर इशू जो मैंने आपके सामने रेज किया, इस पे हम लोग बात भी करें, चर्चा भी करें और आगे सोचे भी. सेकेंड एथिकल इशू लेते हैं, पीपल शुडंट बी अलाउड टू ओन और पेटेंट लाइफ. है ना, हम लोग बहुत सारी चीजें पेटेंट कराते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. यानी अगर हमने कोई रिसर्च की, हमने कोई नया स्पीशीज डेवलप किया या कोई नया स्ट्रेन डेवलप किया, तो हम उसको पेटेंट कराते हैं. या कोई प्रोडक्ट नया बनाया, जैसे हम लोग कोई डेयरी प्रोडक्ट ही ऐसा नया ढूंढ ले, इजाद कर ले, तो हम उसको पेटेंट करा लेते हैं कि वो मेरे यहाँ पर है. जैसे हमने बासमती राइस, इंडियन राइस है, तो हमने उसको पेटेंट कराया वर्ल्ड लेवल पर. तो इस तरह से पेटेंटिंग होती है चीजों की, यानी थिंग्स की. इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं. अब यहाँ बात सिंथेटिक बायोलॉजी की आ रही है कि हम लाइफ बना रहे हैं आर्टिफिशियली, तो क्या हम उसको भी पेटेंट करें? क्या ये मोरली सही है? नहीं, कि हम लाइफ को पेटेंट करें कि ये लाइफ जो मैंने बनाई वो मेरे नाम पर हो. सो व्हाट इज प्रॉपर्टी? लाइफ इज नॉट ए प्रॉपर्टी. What sort of thing do we usually consider property? तो मैंने अभी आपको बताया कि हम किस चीज को प्रॉपर्टी कहते हैं. जिनको हम पेटेंट कराते हैं वो प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पार्ट है, नॉट लाइफ. What establishes a moral right to own something? ओन का मतलब हमने ये खरीद लिया, पेटेंट करा के मेरे नाम पर हो गया, ठीक है, उसकी लिमिटेशन होती है, आईपीआर पे फिर कभी डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर हम एक जीवन को पेटेंट नहीं करा सकते. तो ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, एक मोरल क्वेश्चन है. व्हाट इज लाइफ? अब तो हम सब जानते हैं लाइफ क्या है. शुड इट मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ इट इज जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं? आर सम लाइव्स लेस मोरली इंपॉर्टेंट देन अदर्स? जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नेचुरल लाइव्स आर इंपॉर्टेंट? तो ये भी एथिकल इशू है. शुड इट मैटर व्हाट द एप्लीकेशन इज? Should medical applications that could benefit mankind be open to all? जो हम तैयार कर रहे हैं मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए या एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस के लिए, तो एनवायरमेंट तो सबका है, बट मेडिकल एप्लीकेशन इंडिविजुअल है. क्या ये सभी को मिलेगा? Because we have all economic classes. So this is again a moral issue. Now come to the third ethical issue. We should use synthetic biology for medical applications but not for enhancement.
हमने मान लिया कि मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए बेनिफिशियल है, बीमारियां आएंगी, बदलाव होती रहेंगे, नेचर भी करता रहेगा और हमें दवाइयां भी ढूंढनी पड़ेंगी, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज, ड्रग्स, वैक्सीन्स बनानी ही पड़ेंगी. इट्स ओके, वी आर एक्सेप्टिंग दैट, इट्स ओके, वी विल यूज दिस इन अ मेडिकल एप्लीकेशन. लेकिन क्या ये नॉट फॉर एनहांसमेंट? एथिकल इशू एनहांसमेंट कहता है कि हम उसकी तरफ बढ़ते ही चले जाएं और उसमें आगे बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसी ह्यूमन लाइफ, जिसको क्लोनिंग हम कह रहे थे, डॉली का प्रिपरेशन किया, विच इज रियली इज अ डिफिकल्ट टास्क, कि एक मनुष्य को बना दिया जाए, तो हम वहां तक ना जाएं. मतलब मेडिकल में यूज कर ले, एनवायरमेंट में यूज कर ले फॉर अदर आवर बेनिफिट पर्पस, बट नॉट फॉर एनहांसमेंट. हम इतने आगे, इतने डेवलपमेंट तक ना जाएं. फिर आता है, अगर हमने कहा हम ह्यूमन बनाए, फिर एथिकल इशू आता है, इज इट रॉन्ग टू डिजाइन योर चाइल्ड? ये डिजाइन योर चाइल्ड का मतलब क्या है? डिजाइन योर चाइल्ड का, अगर किसी पीढ़ी दर पीढ़ी में चलने वाले रोग को कंट्रोल करना हो तो हम इसको यूज करें. लेकिन क्या हम पूरा का पूरा ह्यूमन चाइल्ड बना दें? एनिमल चाइल्ड्स के लिए चल रहा है, क्लोनिंग चल रहा है, कभी यूएस गवर्नमेंट अलाउ करती है, कभी नहीं करती है, बोर्ड्स बने हुए हैं. लेकिन क्या ये किया जाए? इज इट, अब कह रहे हैं कि क्या रॉन्ग है बच्चा बनाने में, मींस चाइल्ड प्रिपेयर करने में, अगर हम उसके अंदर डिजीजेस ना हो ऐसा चाइल्ड प्रिपेयर करें जो धीरे धीरे आगे चल करके नॉर्मल जनरेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो यही यूजेनिक्स का पार्ट है. तो कहते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद यूजेनिक्स? लेकिन हमें जरूर सोचना है, दिस इज द मेजर एथिकल इशू, इज इट रॉन्ग टू मेक सच डिसीजन व्हेन दे विल हैव एन इफेक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन? तो मैंने अभी कहा कि अगर हम एक स्वस्थ समाज बनाए तो हमें जरूर सोचना है कि क्या ये डिसीजन लिया जाए कि एक चाइल्ड प्रिपेयर किया जाए जो नेक्स्ट जनरेशन को हेल्दी रखे. तो दीज आर द मेजर इश्यूज. सो the first and primemost issue is playing God. हम लोग भगवान नहीं हैं. हम कहते हैं ना कि now scientist says that I am God, I can prepare this. So there is two versions of playing God. यानी हम भगवान की तरह से प्ले नहीं कर सकते. लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हाँ फिलोसॉफिकल पार्ट है, लेकिन हमारे लिए एथिकल पार्ट है कि ये दो तरह से कंसर्न रखता है. पहला है मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल वर्जन, टू प्ले एज ए गॉड. It is not appropriate for humans to create life, change human nature, interfere with nature. तो ये मेटाफिजिकल पार्ट कहता है कि नहीं, ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम जीवन बनाएं. जो पार्ट नेचर स्वयं सालों से जनरेट करता रहा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस अब भी चल रही हैं, तो हम बचा तो सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनको खत्म होने से, डिग्रेड होने से, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने से, बट वी शुड नॉट क्रिएट लाइफ. सेकेंड है एपिस्टेमिक वर्जन. तो ये मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल वर्जन था. दूसरा है एपिस्टेमिक वर्जन. वो क्या वार्न करता है? वार्निंग अगेंस्ट ह्यूब्रिस, अंडरस्टूड एज ओवर एस्टिमेटिंग अवर एबिलिटी, है ना. ह्यूब्रिस एक लॉजिकल टर्म है, लॉ में यूज करते हैं. मतलब हम ओवर एस्टिमेट करें इस एबिलिटी को कि हम ये कर सकते हैं, without thinking that what will be the consequences of that. हम नेचर से इंटरवेन कर रहे हैं. So this part comes under meta risk, क्योंकि हम आगे का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते. तो playing God is the major ethical issue here. So this is a cartoon taken, it's written over here. स्टेस्कल का है. तो देखिए इसमें क्या लिखा है. Yes, Mr. Jones is here inside the bill. In the stem cells we implanted in you, there were a few mouse cells. But believe me, their reality is no cause for concern. फिर भी कह रहे हैं आप बिलीव करिए, ह्यूमन बीइंग में क्या बदलाव किया. तो we may not go for this meta risk, है ना. We may not create the life. ठीक है, हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करें, क्योंकि doing this type of synthetic biology may harm the nature also, or may create biodiversity loss, especially for humankind. So this is the part, humankind's relationship with nature. Avoid misleading metaphors about the living world. हम लोगों के ऐसे metaphors और hyperboles नहीं use करने हैं. The wisdom of nature, the benevolent balance of nature, the master engineer of evolution, genetic pollution, breaching स्पीसीज बैरियर, यानी हम इनको आर्टिफिशियली सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए
न यूज करें. डोंट मिसलीड them. So ensure that analysis is informed by scientifically accurate understanding of nature grounded in evolutionary biology. Beware of controversial normative assumptions being smuggled in under the heading of natural, human nature and nature. तो हमें इन सब से बचना है. We have to prepare a good humankind relation with the nature. So going to the end of my talk, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है आपको समझाने की. तो हम सब बहुत सारे साइंस फिक्शंस देखते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बच्चे जुड़े होंगे, अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है. ये द मैन हु मेड द मॉन्स्टर, दिस इज अ साइंस फिक्शन. और साइंस फिक्शन कोविड के लिए भी 20 साल पहले आया था एक, जिसमें ये दिखाया था कि बैट्स ह्यूमन बींग्स को काट रही हैं और उनमें मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, वो खुद बैट बन जा रहे हैं या उस तरह से बिहेव कर रही हैं. क्यों? क्योंकि वो वायरस उनमें इंसर्ट कर देते हैं बाइट से. और क्या हुआ? आफ्टर 20 years वी हैव सीन द पैंडेमिक, a great loss to the humanity. So we must think on this ethical issue. And second, this is written over here. The scientist plays, this is news item, this is not virtual. Scientist plays human brain cells in mice. चूहे तो हम सब के घरों में हैं, but this is Mickey Mouse made over here as a cartoon, saying that What are you, a man or a mouse? अब उसको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूं फीमेल विद मेल, वो कहीं ह्यूमन बीइंग तो नहीं है. ही इज ऑल्सो सेइंग दैट आई एम थिंकिंग इट ओवर. सो दिस टाइप ऑफ जनरेशन वी डोंट वांट. तो ये तो एक जेस्चर है. So, okay, thank you so much. We must think about the ethics and we must keep profit separately with the ethical values of human beings. So, God is one. And we have to accept the supremacy of God. Thank you all. Thank you, ma'am, for giving such nice and informative lecture. Students, please question. Thanks, Hello. Revima. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. आई हैव अ क्वेश्चन. Yes, Priyanka. मैम, आपने इसमें इन्वायरमेंट का रोल बताया, तो क्या इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इसका कोई रोल है? यही बात मैं आपसे अभी बता रही थी कि जो सिंथेटिक बायोलॉजी है वो ये कंसर्न रख रही है कि हम लोग नेचर में पॉल्यूटेंट्स को कम से कम एमिट करें, निकालें. तो डेफिनेटली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो है तो बेनिफिट का ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगी दैट गोज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. सो अभी डायरेक्टली कुछ ऐसी स्टडीज नहीं है, लेकिन हम लोग फ्यूचर में देखेंगे अगर इससे कोई कंसर्न होगा तो कि क्या वो इसको लेके चल रही हैं. ओके प्रियंका. गुड मॉर्निंग मैम. यस अभिजीत. मैम, बायो सेंसेस एक बार बता दीजिए. हाँ, बायो सेंसर्स जो हैं बेसिकली हम लोग नेचुरली भी प्रिपेयर करते हैं. बायोलॉजिकल सेंसर्स कई तरह के होते हैं, तो यहाँ तो मैंने सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए अलग आपको बताया, लेकिन अगर नेचुरली हम लोग बायो सेंसर्स यूज करें तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके बायो सेंसर्स का, जो पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन पेंडेमिक में क्या हुआ, हम लोगों ने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए छोटी सी एक मशीन जो उंगली में लगा करके सेकेंड और थर्ड फिंगर में यूज करते थे, तो पता लग जाता था SpO2 लेवल क्या है, ऑक्सीजन इतनी है हमारी बॉडी में, जिससे हमने जाना कि जो वायरस है कोविड-19 वो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को कम कर रहा है या अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं है. दैट इज अ बायोसेंसर. उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वो दैट इज नॉट जेनेटिकली बेस्ड, हम उसमें प्रोटीन मेम्ब्रेन को यूज करते हुए सेंसर बनाते हैं. तो बायोलॉजिकल सेंसर्स हम कोई भी बायोलॉजिकल पार्ट के यूज से प्रिपेयर कर सकते हैं, है सिंथेटिकली ही प्रिपेयर्ड होते हैं और इंजीनियर्ड हैं वो भी, लेकिन उसमें जेनेटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया जैसे ऐसे सेंसर्स हैं. इसीलिए ब्लड प्रेशर के लिए भी कुछ इस तरह के बायोलॉजिकल सेंसर्स बनाए गए हैं कि हमने शर्ट पहनी वो हमारे बीपी को मॉनिटर करेगी, हमने रिस्ट वॉच लगाई वो हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर करेगी. सो ऑल आर नॉट जेनेटिकली बेस्ड बायोसेंसर्स. सो बायोसेंसर्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी उनसे मैच करते हुए चीजों को यूज करके, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स हो सकते हैं, इवन न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हम सिंथेटिक बायोसेंसर्स की बात कर रहे थे, ये चूंकि जो आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, अगर वो प्लांट्स अपटेक करते हैं तो वो प्लांट्स में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है.
और उसका जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स करते हैं तो वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और फिर उसके बाद वो फिर वापस हमारी साइकिल में आ जाता है, जो कि फूड साइकिल में भी जा सकता है। लेकिन जो हम जेनेटिकली इंजीनियर तैयार करें माइक्रोब्स, वो उसको सेंस करें, उसको इस लेवल तक डिग्रेड कर दें कि वो बायोलॉजिकल साइकिल में जाए या फूड साइकिल में आए तो वो लेस टॉक्सिक हो जाए। तो ये बायोसेंसर्स हैं जो सेंस करें कहाँ प्रॉब्लम है और फिर उसको ओवरकम करने के लिए सपोर्ट करें। ओके अभिजीत? थैंक यू मैम। Good morning, ma'am. यस नमन। Ma'am, please tell about ethics. ओके, एथिक्स तो बहुत जरूरी है और हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो हम अगर सब्जेक्ट से अलग एथिक्स की बात करें, एथिक्स क्या है? हमारी मोरल वैल्यूज है, यानी हमारे संस्कार हैं अगर हम कहें तो मोरल वैल्यूज का मतलब ये है, हम लोग जनरली बात करते हैं, पेरेंट्स भी सिखाते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े होने तक सिखाते रहते हैं, फिर आगे जनरेशन में हम सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें ईमानदार होना है। तो ये क्या है? ये हमारे एथिक्स हैं। तो वी हैव टू फॉलो दोज एथिक्स फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, राइट? तो ये एथिक्स कहलाते हैं। अब हर जगह एथिक्स का यूज है। एथिक्स इकोनॉमिक्स में यूज होता है, एथिक्स लीगल में यूज होता है ना? अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो हम ये कहते हैं कि उसके पास एथिकल वैल्यूज ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हुआ था कि उसके ब्रेन ने सोचा नहीं क्राइम करने से पहले। तो अगर वो एथिकल वैल्यूज कैरी करेगा तो वो क्राइम नहीं करेगा। तो मैंने जनरली आपको बताया व्हाट इज एथिक्स। तो ये एथिक्स हम लोग बायोलॉजिकल साइंसेज में भी यूज करें। और अब हम चूंकि बायोटेक एज में हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एज में हैं, तो एथिकल वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम गलत चीजें प्रिपेयर करके, अभी यूक्रेन में चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में, तो वो क्या है? दे आर वार्निंग टू यूज द बायोलॉजिकल वेपन्स। तो बायोलॉजिकल वेपन्स जस्ट लाइक न्यूक्लियर वॉर ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, आप लोगों ने पढ़ा है कि वहां क्या हुआ? न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल दिए, एटॉमिक बॉम्ब्स डाल दिए गए, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस आज भी जापान झेल रहा है ना? तो वो बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है। तो हम अगर एथिक्स को बीच में रख करके काम करेंगे तो हम गलत नहीं करेंगे, हम वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे। सो दीज आर एथिक्स। ओके? Okay, ma'am. Thank you. Yes, another question? कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। अदरवाइज अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं मैम को कम्युनिकेट कर दूंगा Sure. WhatsApp और email. And I would request ma'am to please share a PDF of your presentation, ma'am. So Okay, sure. I'll share it. So thank you, ma'am, for this very insightful lecture on the ethical issues on synthetic biology. I'm sure it is very beneficial for all the students and for the faculty too, ma'am, because we don't come across such issues during our syllabus and all. So मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे आप एथिकल इशू और इसकी बात कर रहे थे, सॉरी इसकी जो हम लोग इन सिलिको ड्रग डिजाइनिंग भी हमारा एक वो था। तो इन सिलिको ड्रग डिजाइनिंग जो है हाउ वो तो ड्रग डिजाइन हुआ और यहाँ पर हम लोग जीनोम पर बेस करके सेंसर और आपने बताया ये कर रहे हैं। तो इसके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपने कहा ना, जैसे हम लोग उसके तो हमको पता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, इसमें कुछ बता पाएंगे आपके कौन से सॉफ्टवेयर हैं और अब एग्जैक्टली तो मैं बहुत नहीं बता पाऊंगी। सॉफ्टवेयर वी हैव टू गो थ्रू द डेटाबेसेस ऑफ दिस, सो नॉट एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक फील्ड। या I was just trying to draw some parallels. Definitely I'll locate into and send you about that in detail. Yeah, sure. So, thank you very much, ma'am, for Thank the you. nice lecture. Thank you so much. And we look forward for further association with you, ma'am. Thank you. Yeah, thank you. I will also wait for your call again. Yes. So, wish you all the best, all students and faculty. Thank you all for organizing this. I convey my thanks to Dr. Atul also and Nirupma and all faculty members. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am.